आज आप ये जो चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री विद वेद नाम से ये चैनल में आपका स्वागत है। ये +1 केमिस्ट्री से आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। सिंपल सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी ये दे देते हैं कि हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सब आप जानते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी मेजरमेंट्स कैसे की जाती है। जब मेजरमेंट हम करना सीख लेंगे ना, उसी के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशंस पे आएंगे। तो मेजरमेंट्स में क्या होता है ये ध्यान से देखिए कि जो मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उनको मापना भी होगा, तो उसी को मेजरमेंट्स में लेते हैं हम। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर हम देखते हैं कलर के बारे में, उसकी ऑर्डर के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, डेंसिटी के बारे में हम देखते हैं। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल चेंज देखते हैं। केमिकल चेंज में क्या हुआ, कोई सब्सटेंस है रिएक्टेंट्स फॉर्म में था, फिर उससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या था। जैसे सिंपली हम आपको बताते हैं कि एक मैटर है, कोयला है, उसको आपने जला दिया, जलाने के बाद उसमें कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और जो बाकी मटेरियल है तो जो प्रॉपर्टीज हैं कि पहले वो सॉलिड था, फिर उसके पार्टिकल्स जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से जो केमिकल चेंज होता है वो अलग चीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। जो फिजिकल चेंज होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। लेकिन मेजरमेंट तो दोनों में है, केमिकल में भी हम मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल में भी मेजरमेंट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। लेकिन इस टॉपिक को कैसे हम अंडरस्टैंड करें, इसी के लिए हम आपके सामने ये लेकर आए हैं मेजरमेंट्स वाला टॉपिक। तो जब भी हम अब मेजरमेंट करेंगे ना किसी भी मैटर की, मटेरियल की, तरह भाई आ गया वही कि हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, जैसे मास हो गया, जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, इन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर की है। कि हमने हमारे पास सपोज करो क्या हो गया, एक पत्थर है हमारे पास, एक स्टोन का पीस है, इस तरह का एक टुकड़ा पत्थर का पड़ा हुआ है। अब इस क्योंकि ये मैटर है तो अब इसका मास कितना होगा, मास कितना होगा, तो मास कितना होगा तो मेजरमेंट में आ गया हम कि कितना होगा मास, क्वांटिटेटिव मटेरियल है ये। तो इसी को हम बोलेंगे, मास को बोलेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी के साथ ये पत्थर है, पत्थर का वॉल्यूम कितना होगा, मास एक अलग मेजरमेंट है, वॉल्यूम एक अलग से मेजरमेंट है। तो वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं चलता फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर की है उसको जो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो कैसे हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को, मैटर की एक मेजरमेंट को एक्सप्रेस करना है, तो उसी को हम लेते हैं कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसका टेम्परेचर कितना होगा। अरे भाई थर्मामीटर लगाओ ना कुछ तो टेम्परेचर पत्थर का होगा। पत्थर मतलब एक एग्जांपल, कोई भी मैटर ले लो आप, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपको मैंने पहले पिछले टॉपिक्स में क्वेश्चंस और कुछ चीजें इसके बारे में दी थी, तो इसीलिए मैं ये आपको समझा रहा हूँ। आप फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मैटर को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो भी उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब जब भी हम, जैसे सपोज करो हमने ये पत्थर है, पत्थर की फिजिकल क्वांटिटी मास है और वॉल्यूम है या कोई और है, तो मास को हमने पत्थर को लिया और कहाँ ले गए, हम तराजू के ऊपर ले गए, तराजू के ऊपर रख दिया हमने इसको, और इस पत्थर का वजन आ गया 10 किलोग्राम। कितना आ गया, 10 किलोग्राम। अगर हम यहाँ पे किलोग्राम ना लगाएं और मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि पत्थर का जो मास है वो 10 है और सिंपल लिख के चला गया, पत्थर का मास 10 है, 10 से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जब तक हम इसके साथ ऐसा स्टैंडर्ड ना लगा दें जो ये बता सके कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए 10 किलोग्राम लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 10 ग्राम होगा या कुछ और होगा। अगर आप
जो भी आपका स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, वो स्टैंडर्ड आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होना चाहिए। तो ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम आगे चलते हैं कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। एक उसका वो वाला हिस्सा जो ये बताता है कि वो मेजरमेंट कितनी है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। क्या बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें बताती है कि वो मेजरमेंट कितनी है। अगर 10 किलो है तो 10 है, 100 किलो है तो 100 है, 2 किलो है तो 2 है, आधा किलो है तो आधा। तो इस तरह से कितनी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। दो पार्ट होते हैं मेजरमेंट के, मैंने बता दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके साथ ये वाला हिस्सा उसका जो यूनिट कहलाता है, जिसको लिखना आप भूल जाते हैं। यूनिट एक स्टैंडर्ड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, और इसी से हमें पता चल जाता है कि हम किस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं। हम मास की मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 लीटर तो इसका मतलब हम यहाँ पे वॉल्यूम की मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, 10 केल्विन लिख देता हूँ, तो फिर हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से मेजरमेंट्स के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि मेजरमेंट कितनी है और यूनिट ये बताता है कि वो मेजरमेंट हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम मास को माप रहे हैं कि वॉल्यूम को माप रहे हैं कि टेम्परेचर को माप रहे हैं कि कोई डेंसिटी है कि कुछ और है। तो क्या हम माप रहे हैं और कितना हम माप रहे हैं, दोनों चीजें किसी भी मेजरमेंट को लिखती बार प्रेजेंट होना जरूरी है। इन्हीं मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपको 7 SI यूनिट्स की नॉलेज दी थी और साथ में आपको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस दिए थे कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, SI यूनिट्स क्या होते हैं। तो SI यूनिट्स क्या होते हैं? ये बेसिक यूनिट्स हैं जो किसी और यूनिट से डिराइव नहीं किए जा सकते। दीज आर दोज टाइप्स ऑफ यूनिट्स विच वी कांट डिराइव फ्रॉम द अदर यूनिट्स एंड देयर आर ओनली 7 यूनिट्स। वन इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर मैं लिखूंगा नहीं, आपने ऑलरेडी लिख दिया है। लाइट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 थे हमारे पास। तो आप इनके सिंबल्स भी जान सकते हैं और आपने सीख लिया होगा, उम्मीद है, और ये चीजें भी। इसके बाद आता है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब ऐसे यूनिट्स जिनको हम SI यूनिट से डिराइव करते हैं कि दीज आर दोज टाइप ऑफ यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द SI यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स। सपोज करो मेरे पास एरिया है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, मतलब लेंथ में ही लेते हैं। चौड़ाई को भी हम लेंथ में ही बोल सकते हैं क्योंकि मीटर में उसको मापते हैं। तो बेसिक यूनिट लेंथ ही हुआ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब मीटर इंटू मीटर, तो इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो मीटर है लंबाई के लिए, मीटर है चौड़ाई के लिए और मीटर आता है ऊंचाई के लिए। ये एक SI यूनिट है, बेसिक यूनिट है लेंथ का। तो इसी को यूज किया और हमने एरिया का यूनिट ड्राइव कर दिया मीटर स्क्वायर। तो इसलिए एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ और मीटर बेसिक यूनिट हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स those quantities which can be derived from the basics and SI means basic quantity, ये किसी और से डिराइव नहीं की जाती हैं। इसी तरह से प्रेशर, एरिया, फोर्स, इन सब के यूनिट्स हम निकालते हैं। और हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको कहा गया था इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स को डिराइव करो। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि जो करंट आपने स्टडी किया है, 10th में स्टडी किया है, करंट को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 10th में एक रिलेशन स्टडी किया था कि जो करंट होता है ना, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये आपने स्टडी किया था मैट्रिक में। तो करंट होता है इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या आ गया? ये वाली चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बना इसमें? Q इज इक्वल टू IT। I मीन्स करंट और T मीन्स टाइम। तो करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, इस एम्पियर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं।
इसीलिए ये एक ऐसा यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट है। तो आपने ये प्रोसीजर अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट डिराइव करते वक्त। ये नहीं कि सिंपल आपने कूलम लिख दिया, ये तब लिखेंगे आप जब बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कूलम होता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए डिराइव करो तो आपको इस तरह से डिराइव करना है। छोटा सा काम है और कुछ नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा हमने आपको दिया था फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी बार क्रॉस कर सकते हैं, या कोई भी चीज कितनी बार क्रॉस कर सकते हैं पर सेकंड। तो साइकिल पर सेकंड, ये इसकी डेफिनेशन होती है फ्रीक्वेंसी की। और साइकिल पर सेकंड का मतलब है इसके जो यूनिट होते हैं फ्रीक्वेंसी के वो पर सेकंड ही आते हैं, क्योंकि टाइम से रिलेटेड है ये। और पर सेकंड को ही हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। फिर तो आप जब भी डिराइव करें यूनिट को तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद उस डेफिनेशन में जो बेसिक यूनिट्स आते हैं उनको पुट करिए, फिर जो यूनिट आपको ऑब्टेन्ड होंगे तब वो यूनिट आपको डिराइव्ड यूनिट मिलेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं, बेसिक एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब जब हमने ये सीख लिया थोड़ा सा कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको लेंगे। क्योंकि मेजरमेंट हमने कर ली, सपोज करो हमने एक मास, एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली। अब हमने क्या किया, मास ले लिया कि हमारे पास एक पत्थर है, फिर से उस पत्थर को उठाया हमने और वो कितना निकल गया, 10 किलोग्राम निकल गया। अब ये मेजरमेंट कहलाई, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब 10 किलोग्राम इस स्टोन का मास हो गया हमारे पास। अब क्या है, जब हमने 10 किलोग्राम लिखा तो इसका मास हो गया। अब ये जो मेजरमेंट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है जो भी मेजरमेंट में नंबर होता है वो नंबर कितने सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट लेके बैठा हुआ है। क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो, क्योंकि साइंस पढ़ते हैं भाई तो मेजरमेंट जरूरी है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है और बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ वो मैक्सिमम डील करती है जो कि मेजर किए जाते हैं। तो मेजरमेंट करती बार किस तरह से वो मेजरमेंट की गई, किस तरह से, समझ रहे हैं ना आप, किस तरह से, मतलब कि आपने 10 किलोग्राम मास इस पत्थर का निकाला, लेकिन आपका जो स्किल था, आपका जो तरीका था इसकी मेजरमेंट को फाइंड आउट करने का, वो कितना सही था, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं उस मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, जो मेजरमेंट में डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम काउंट करते हैं और उन डिजिट्स के इन्वॉल्वमेंट से हमें पता चलता है कि मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम दोनों चीजें लेते हैं। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जो मेजरमेंट सर्टेन है, जो डिजिट सर्टेन है, मेजरमेंट में जो डिजिट, जैसे आप 10 किलोग्राम लिख रहे हैं ना अभी, तो 10 किलोग्राम में जो 1 है यहाँ पे ये सर्टेन है। सर्टेन का मतलब ये सही है, लेकिन जो 0 है डाउटफुल है। डाउटफुल है कि ये 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट करने का तरीका है वो कैसा है, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना सही है। अगर वहाँ पे एरर है, कुछ गड़बड़ है, तो आपका ये वाला डिजिट जो है वो डाउटफुल होता है। तो ये वाला डिजिट सर्टेन हुआ, ये वाला डिजिट डाउटफुल हुआ, तो दोनों को मिला करके हमें एक मेजरमेंट जो मिलती है उसको हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर से डिफाइन करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ, एक नंबर है, एक नंबर है जो सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स को डिफाइन करता है। जैसे सपोज करो मैं टाइम माप रहा हूँ और टाइम मेरे पास आ रहा है इतना सेकंड, 2675 सेकंड। तो इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, ये वाले डिजिट्स, ये सर्टेन है। सर्टेन मतलब जिनका हमें सही पता है, सर्टेन डिजिट्स। और ये जो 5 है ये डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब अनसर्टेन मतलब ये 5 भी हो सकता है, इसकी जगह ये 4 भी हो सकता है ये 6 होता।
तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है लास्ट डिजिट में, तो ये अनसर्टेन होता है। इन सब को मिला करके हम ये काउंट करते हैं कि इस मेजरमेंट में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं और सारे के सारे डिजिट्स हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेने होते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ एक रूल्स का पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए कुछ एक रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स का पता होना चाहिए। वो रूल्स क्या होते हैं मैं सिर्फ बोलूँगा और आपको सिंपली बता दूंगा, आप समझ जाएंगे, लिखूंगा नहीं यहाँ पे। वो रूल्स क्या होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि जो भी मेजरमेंट है उस मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो मतलब जो ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। तो इसमें ये सारे के सारे डिजिट हैं, 2 है, 6 है, 7 है, 5, सारे के सारे नॉन जीरो हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि सारे काउंट होंगे। दूसरा रूल है कि ऑल जीरोस प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो। जैसे सपोज करो हमारे पास 26075 सेकेंड है, अगर ये होता नंबर मेजरमेंट का 26075 सेकेंड, इसमें जो जीरो आ गई नॉन जीरो के बीच में, तो ये भी काउंट होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के टाइम में। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाते, 3 2 5 आ जाते। ये दूसरा रूल था कि जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में होगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तीसरा रूल है कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले होती है, जैसे सपोज करो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास 0.01 सेकेंड आ गया टाइम, तो ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमने ये ले लिया कि 0.01 सेकेंड हमारे पास कोई मेजरमेंट है टाइम की, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें एक ही होगा कि जो भी जीरो लेफ्ट टू द नॉन जीरो है, पहला नॉन जीरो डिजिट इस मेजरमेंट में 1 है, इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरोस होंगी सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं की जाएंगी, ये वाली जीरोस काउंट नहीं की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह मैं और एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ 0.03 मीटर कोई लेंथ है, तो इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिर्फ 3 को काउंट करेंगे, जीरो इस तरफ वाली लेफ्ट साइड वाली नॉन जीरो से काउंट नहीं की जाएगी। और लास्ट रूल है चौथे रूल में बताया गया है कि जो भी जीरोस होती हैं राइट साइड को होती हैं, नॉन जीरो के राइट साइड को, जैसे ऐसे लिखें 3.00 मीटर, तो वो सारी की सारी जीरोस जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाएंगी। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए वो 3 हुए, इन टोटल कितने हुए, 3 हुए, क्योंकि ये वाली जीरो भी काउंट होगी और नॉन जीरो डिजिट 3 भी काउंट होगा। तो इस तरह से ये 4 रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को किसी भी दी हुई मेजरमेंट में हम अप्लाई करके सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके निकाल सकते हैं। पहला रूल, सारे नॉन जीरो डिजिट्स काउंट होंगे। दूसरा रूल, अगर जीरो बीच में है नॉन जीरो डिजिट्स के तो वो भी काउंट होगी। तीसरा रूल, अगर लेफ्ट साइड में जीरो है नॉन जीरो के तो वो काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब एक सिंगल जो इसमें अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है भाई, वो ये निकल के आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर जब भी आपने किसी मेजरमेंट में फाइंड आउट करना है तो वो वाली जीरो आप नहीं लेंगे जो जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में है। जैसे ये देखिए एग्जांपल 0.000123 मीटर। अगर ये वाला आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जीरो काउंट नहीं होगी, ये वाले ही काउंट होंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है मीटर्स, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लेफ्ट साइड की जीरोस आपने काउंट नहीं करनी है नॉन जीरो के, राइट साइड की सारी काउंट करनी है। तो एक निचोड़ इससे निकल के आता है कि जितनी भी जीरोस नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में होती है ना, उस मेजरमेंट में उनको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते बार, और बाकी सब कुछ काउंट करना। एक पॉइंट याद रख लो, सब कुछ काउंट करना आपने, सारे डिजिट्स आपने काउंट करने, सिर्फ लेफ्ट वाले जीरो को छोड़ करके। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में ले जाते हैं जो है साइंटिफिक नोटेशंस। अब साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है,
यहीं पे बता देते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर्स, साइंटिफिक नोटेशंस एंड एक्सपोनेंशियल नंबर्स। अब ये होता क्या है ये देखते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम देखो इन्हीं एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये लिखा था 0.000123 मीटर, ये देखो यहाँ पे लिखा था हमने, तो ये वाला ये नंबर, इस नंबर को, ये एक मेजरमेंट है, इसीलिए हमने शुरू में इतनी कथा गाई थी, बहुत टाइम, आधे से ज्यादा टाइम इस लेक्चर का उसी में बीत गया कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना तो उस मेजरमेंट को हम किस तरह से फिर प्रेजेंट करें, दिखाएं लोगों को, या बुक्स में या कहीं भी उसको लिखती बार क्या चीज ध्यान में रखें और किस किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, उसी के लिए हम ये साइंटिफिक नोटेशंस और एक्सपोनेंशियल नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर्स ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया होता है और उस फॉर्मूले में ये देखो मैं दिखा रहा हूँ n × 10⁻⁴ ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमने इस मेजरमेंट को लिखना है, उसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब कैसे लिखना है जी, तो इसमें सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज n एंड व्हाट इज n n मतलब बड़े वाला जो n है वो क्या होता है, छोटे वाला जो n है वो क्या होता है। तो बड़े वाला जो n है ये क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बड़े वाला n क्या दिखाता है यहाँ पे, ये एक ऐसा नॉन जीरो डिजिट है, लेफ्ट साइड डेसिमल प्लेस, लेफ्ट साइड टू द डेसिमल प्लेस है नॉन जीरो डिजिट। अब इसको ऐसे तो समझ नहीं आता, तो समझ कैसे आता है वो समझ आएगा इस एग्जाम्पल से जो मैंने ऊपर लिखा, कि जब हम इस मेजरमेंट को जो 0.0000123 मीटर हमने लिखा है, इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो मेजरमेंट होती है उसमें हम देखते हैं कि नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, पहले वाला। ऐसे चलेंगे अब लेफ्ट साइड से, ऐसे राइट की तरफ चलेंगे तो ये देखो ये आ गया 1, तो 1 आ गया नॉन जीरो डिजिट, ऐसा डिजिट पहला जो मेजरमेंट में जीरो नहीं है वो वाला लिख दिया 1। अब उसके बाद लगा लेना डेसिमल, ये जो डेसिमल शुरू में था ये वाला, ये डेसिमल चला गया 1 के बाद, उसके बाद लगा दिया डेसिमल। उसके बाद जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं या कोई जीरो है कुछ भी है वो लिख देना है। तो 1.23 ये लिख दिया जब, फिर आपने मतलब ये लिख दिया तो n लिख दिया, a लिख दिया तो n लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई, ये ऊपर फॉर्मूले में है गुणा, फिर 10 ऐसे लिख देना, 10 ऐसे लिख दिया। अब ये छोटा n क्या है, तो मैं बताऊं आपको, छोटा n इंटीजर होता है। यहाँ पे इंटीजर मतलब हिंदी में बोले तो पूर्णांक, मतलब ये प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब हुआ कि आपने जो डेसिमल प्लेस था वो चेंज कर दिया, इस ऊपर वाली मेजरमेंट में कहीं और था, नीचे वाली मेजरमेंट में कहीं और हो गया, तो इस डेसिमल को कितना शिफ्ट किया आपने वो लिखना होता है छोटा n। तो आप देख सकते हैं ऊपर कि आपने इसको कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स के बाद इसको आपने लिखा 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पे आएगा -4। अगर इस डेसिमल को आपने राइट साइड को ले गए आप इस डेसिमल को तो माइनस में होगा, और अगर लेफ्ट साइड को ले जाते हैं तो प्लस में होगा। तो ये जो आपने लिखा भी 1.23 × 10⁻⁴, ये साइंटिफिक नोटेशन हुआ इस ऊपर वाली मेजरमेंट के लिए। इसी तरह मैं दूसरा ये जो अभी आपको एग्जांपल दिया था इधर, इस एग्जांपल को सॉल्व करके बताता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताता हूँ मीटर। अब इस मेजरमेंट में देखो क्या है, डेसिमल नहीं दिख रहा है, ये सबसे पहले ध्यान रखना। अब इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को लास्ट में लगा देंगे। जहां पे डेसिमल नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब डेसिमल लास्ट में है, क्योंकि डेसिमल आपने देखना जरूर है, तभी आप साइंटिफिक नोटेशन सही में बदल सकते हो। तो जैसे आपने डेसिमल लास्ट में रख दिया, अब आप फिर वही कहानी कि हमने इसको किस में लिखना है, n × 10⁻n में लिखना है। तो बड़ा n क्या होता है, सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल प्लेस। तो ये सिंगल चले भाई, हम फिर चले मेजरमेंट में, तो देखो पहले नंबर पे आ गया सिंगल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, तो 1 आ गया। इसके बाद फिर हमने डेसिमल लगा देना है,
और फिर उसके बाद जो आगे डिजिट्स हैं वो आप लिखेंगे। 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है उनको। तो हमने 2 3 लिख दिया और इस डेसिमल को हमने कितना शिफ्ट किया छोटे n को, तो यहां तक हम लेके गए डेसिमल को 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे देखो हमने 6 लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मीटर, तो हमने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया, राइट साइड में किया, लेफ्ट साइड में किया, इसके ऊपर छोटे n की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने लेफ्ट साइड को इसको डिस्प्लेस किया डेसिमल को, तो स्मॉल n की वैल्यू 6 आई। ऊपर हमने इसको राइट साइड के लिए डिस्प्लेस किया था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 4 ही थी, इसलिए -4 ऊपर आया था। तो ये जो फॉर्म्स हैं इन्हीं फॉर्म्स इस स्टाइल से, मतलब जब हम किसी मेजरमेंट को लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस, हम उसी को बोलते हैं। जैसे आपने नंबर देखा होगा, आपने सुना है, क्या सुना है आपने, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। वो एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आपने स्टडी किया है, जैसे उसको लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, काउंटिंग होती है। तो अगर आप ये वाला सिस्टम देख रहे हैं कहीं भी, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, n इंटू 10⁻n। इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मतलब ये मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशंस में लिखी गई है, और ये तरीका इसीलिए बनाया गया है कि जो भी बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स हैं और छोटी छोटी मेजरमेंट्स हैं, उन मेजरमेंट्स को हम इजीली तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो भाई 10 की शक्ति 23 जीरो लगाते लगाते हम थक जाएंगे। कितनी बार लगाएंगे कभी भी जब हमने मेजरमेंट में कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसीलिए एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया है स्मॉल एंड बिग मेजरमेंट्स के लिए, ये साइंटिफिक नोटेशंस। तो वो क्या हुआ साइंटिफिक नोटेशंस, such type of notations which is used for any measurements in the form of n into 10⁻n, n into 10⁻n, in which n, capital N, is that single non-zero digit which is placed just left to the decimal of place, and small n is the integer। ये एक इंटीजर है, और ये इंटीजर क्या डिफाइन करता है, डेसिमल प्लेस को डिफाइन करता है, वो कितना राइट और लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड है उस जगह से जो उसकी मेजरमेंट के अंदर थी। कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको कहाँ दिक्कत है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।